हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक टाइम टेबल बनाने में थोड़ी सी हेल्प करूँ। जिस टाइम टेबल के अंदर मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊँगा, आपको उठना कब चाहिए, आपको नहाना कब चाहिए, आपको खाना कब चाहिए, आपको पढ़ने जाना कब चाहिए, सारी चीज़ों की डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू मेकिंग द टाइम टेबल, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक प्री रिक्विजिट है कि आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा। कोई बच्चा 5 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ के भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता है बिफोर द एग्जामिनेशन डेट, और किसी बच्चे को 15 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है, नहीं तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब कैसे रियलाइज़ करें कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो टाइम टेबल बनाएंगे। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़, हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, वो डिटर्मिन कैसे करा जाए, और उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, मैं आपको टाइम टेबल बनाने में थोड़ा हेल्प करूंगा कि एक दिन के अंदर आपका टिपिकल डे कैसा होना चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू अचीव अ गुड नंबर ऑफ इफेक्टिव स्टडी आवर्स। तो सबसे पहला पार्ट देखिए। यहाँ पे आपको 2 शीट्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली शीट होगी टाइम रिक्वायर्ड की शीट, एंड द नेक्स्ट शीट वुड बी टाइम अवेलेबल की शीट। यहाँ पे दोनों ही शीट्स के अंदर हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जिनके बेसिस पे हमें पर्सनली पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, तब जाके आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। उससे कुछ ना कुछ कम आवर्स पुट इन करेंगे, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाएगा कि कितने आवर्स मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड शीट कैसे बनाई जाती है। मैंने इस एजम्पशन पे बनाई है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि सीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और उसको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स देने हैं इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। आप अपने पर्सनल बेसिस पे जितने भी आप सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कोर्स के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लीजिएगा रोज़ के अंदर। और कॉलम्स में क्या लिखा है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे कि क्लासेस लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है पहली बार सब्जेक्ट को समझने के लिए। और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स अगर आ जाती हैं टिल द टाइम जब आपको एग्जाम्स देने हैं, तो उन अमेंडमेंट्स में भी उनको समझने के लिए कुछ टाइम लगाना पड़ेगा। फिर सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, क्लास के अंदर या फिर सेल्फ स्टडी के अंदर आपको मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ता है, तभी वो मेमोरी के अंदर जाके फीड होता है। तो रिवीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही सीए कोर्स के अंदर 2 अलग और कंसेप्ट्स होते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स आईसीएआई निकालती है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर्स, उन पे भी टाइम लगाना पड़ता है ताकि क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, पेपर के लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो मल्टीपल सोर्सेज मैंने लिख दी, जो कोई भी बच्चा सोच सकता है कि ये चीज़ें मुझे करनी है विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसके लिए मैं एग्जाम में बैठने वाला हूँ विद इन सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें लिख दी। अब भरना शुरू करते हैं इन सारे कॉलम्स को। अब यहाँ पे मुझे फिल क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स एक्सपेक्टेड हैं मुझे इन सारी चीज़ों के लिए लगाने पड़ेंगे इन सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर। तो मैं फिल करना शुरू करता हूँ। मैंने सब्जेक्ट नंबर 1 देखा, उसमें मुझे क्लासेस लेनी थी, मुझे पता था कि इस टीचर से क्लासेस लेनी है। मैंने उनसे पूछ लिया कि कितने नंबर ऑफ आवर्स में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। उन्होंने लेटेस्ट से बता दिया 180 आवर्स, तो मैंने यहाँ पे 180 लिख दिया। स्वीट एंड सिंपल। लेटेस्ट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट नंबर 2। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपको कभी भी खुद नहीं पता होगा कि कितने नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली लग सकते हैं। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में देख लीजिए कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो कितने नंबर ऑफ आवर्स ले रहे हैं इस सब्जेक्ट को बच्चों को समझाने के लिए, और उतने ही आवर्स यहाँ पे लिख लीजिए, एज्यूमिंग कि आपको सेल्फ स्टडी में भी उतना ही टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ डेविएशन ज़रूर होगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन सब्जेक्ट 3 एंड 4 में मैं एज्यूम कर रहा हूँ इनकी मेरी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 0 आवर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम मुझे नहीं लगाना पड़ेगा पहली बार सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो पहली बार तो इतने नंबर ऑफ आवर्स फर्दर पुट इन करने के बाद, आफ्टर दिस टाइम टेबल वाली डेट, उसके बाद मैं फर्दर अगर इतने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या वो काफ़ी है? नहीं। उसके बाद अमेंडमेंट्स में भी टाइम देना पड़ेगा। लेटर से सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स में ही अमेंडमेंट्स आती है, इसमें आती ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सीधा 0 0 लिख दिया, और मुझे पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई हैं ऊपर वाले सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे 30 आवर्स लिख दिया, नीचे 10 आवर्स लिख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थी। फिर आई रिवीजन की बारी। तो रिवीजन की बारी जब आई, मैं एग्जैक्टली उतने ही आवर्स लिख देता हूँ कि मिनिमम आपको उतना टाइम तो लगेगा ही जितना आपको क्लासेस लेने में टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे 180 आवर्स, 150 आवर्स मान लेते हैं, या 120 आवर्स, और मान लेते हैं यहाँ पे अगेन 180 आवर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं करने लग गया किस चीज़ के लिए, कि रिवीजन में मुझे कितना टाइम लगेगा। अब ये कॉलम बहुत ज़्यादा वेरी करेगा बच्चे बच्चे पे, क्योंकि एक बच्चा क्या चाहता है कि उसको एक ही रिवीजन करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट, उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ना चाहता, एक रिवीजन करके वो एग्जाम में बैठना चाहता है। दूसरा बच्चा क्या चाहता है, वो तो चाहता है कि मैं 4 रिविजन्स करूँ। तो डिपेंड करता है आप कितनी रिविजन्स करना चाहते हैं, और उस रिविजन को करने में आपको कितना टाइम लगता है, आपको लग सकता है। तो एस्टिमेशन बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होंगी। एस्टिमेशन बेसिस पे आपको यहाँ पे वही फिगर्स डालनी है। ये जो मैंने 180 आवर्स की फिगर डाली है, 150 आवर्स की फिगर डाली है, यानी कि क्लास वाला ही टाइम डाल दिया। इट इज़ विद द अजम्पशन कि आप 2 रिविजन्स के साथ एग्जाम में बैठना चाहते हैं। 2 रिविजन में रफली आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना क्लास करने में टाइम लगा होगा। देन रिविजन टेस्ट पेपर्स करने में आपको कितना टाइम लगेगा, लेट अस से 10 आवर्स ईच। फिर आप मॉक टेस्ट पेपर्स की बात करिए, तो मॉक टेस्ट पेपर्स में भी रफली मोटे मोटे तौर पे ले लेते हैं कि 10 10 घंटे लगेंगे।
ये सारी चीज़ें जैसे ही मैंने कर ली, जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर टेबल बना दी, इसके बाद मैं सारे आवर्स को ऐड अप करूँगा और सारे आवर्स ऐड अप करके देखूँगा क्या फ़िगर निकल के आती है। मान लेते हैं यहाँ पे आपकी फ़िगर निकल के आती है 600 आवर्स। तो ये जो मैंने फ़िगर लिखी ये कहाँ से आ रही है? इन सब का सम टोटल है। तो बेसिकली मुझे पता क्या चल गया, जो जो चीज़ें मुझे करनी हैं, जो जो मेरा टारगेट है कि सारे सब्जेक्ट्स जिनका भी मुझे एग्ज़ाम देना था उनके रिस्पेक्ट में जो जो चीज़ें करनी थी उसके लिए मुझे 600 घंटे की रिक्वायरमेंट है। इतने आज मुझे पुट इन करने पड़ेंगे, इफेक्टिवली स्टडी आउटपुट मेरा इतना निकलना पड़ेगा कंबाइंड, कब तक? एग्ज़ाम डेट तक। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम क्या देखने वाले हैं, हम टाइम अवेलेबल कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि जिस भी डेट पे आप टाइम टेबल बना रहे हैं उस डेट से एग्जामिनेशन डेट तक आपके पास कितने स्टडी आवर्स एक्चुअली अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर शीट। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टुडेज डेट लिखेंगे, यानी कि जिस भी डेट पे आप टाइम टेबल बना रहे हैं उस डेट को लिख लीजिए। एज्यूमिंग आप 7 मई को बना रहे हैं तो 7 मई को लिख लीजिए, नहीं तो जो भी डेट है उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे, एग्जाम डेट में से 10 डेज माइनस करेंगे। 10 डेज क्यों माइनस करे जा रहे हैं? ताकि ग्रेस डेज आपको थोड़े बहुत मिल जाएं, कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी बहुत ऑफ हो जाएं, 10 की जगह 12 घंटे लग जाएं, 180 की जगह 200 आवर्स लग जाएं, तो आपके पास थोड़ा स्कोप हो चीज़ों को स्प्रेड आउट करने का। बिल्कुल आप ऑन द लाइन ना चल रहे हो, इतनी दिक्कत ना आए, इसलिए 10 डेज ग्रेस की तरह रखे। और एग्जामिनेशन जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे वो जिस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं उस डेट से 10 डेज माइनस करें। हमारे केस में क्या डेट आ जाएगी? 19 जुलाई, क्योंकि करंटली सीए एग्जाम्स के लिए बताया गया है कि 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। 29 जुलाई से मैं 10 माइनस करता हूँ, आई गेट द डेट ऑफ 19 जुलाई। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों डेट्स के बीच में डेज देखूंगा कितने डेज फॉल कर रहे हैं। यानी कि 7 मई से अगर मैं पढ़ाई चालू कर दूँ, 19 जुलाई तक पढ़ाई करूँगा, कितने डेज अवेलेबल होंगे पढ़ाई करने के लिए? द फिगर कम्स आउट टू 74 डेज। मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 74 की जगह भी इसको 70 डेज ही मान के चलते हैं। आप भी ऐसे ही राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 70 डेज़ में मोटे मोटे तौर पे कह सकता हूँ मेरे पास अवेलेबल हैं एग्जामिनेशन डेट से अगर ग्रेस डेज 10 डेज माइनस कर दिए जाएँ तो उस टाइम तक मेरे पास टाइम टेबल वाली डेट से 70 डेज़ अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने मन से पूछिए, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आप इफेक्टिवली कितने आवर्स की स्टडी अभी तक कर रहे थे बिफोर मेकिंग दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। लेटेस्ट से मेरे मन ने क्या बोला कि भाई साहब आप 5 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 घंटे ही लिखिए और 5 घंटे को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? नंबर ऑफ डेज अवेलेबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 70 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अ फिगर ऑफ 350। तो मुझे क्या दिख रहा है? 350 आवर्स मेरे पास इफेक्टिवली अवेलेबल है। अगर मैं इसी स्पीड पे चलता रहूँ, 5 घंटे ही डेली बेसिस पे पढ़ता रहूँ, तो 350 आवर्स तक की पढ़ाई कर पाऊंगा मैं इफेक्टिवली टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स। अब ग्रेस पीरियड को भूल जाइए कि आपके पास कोई भी ग्रेस पीरियड था। मान लीजिए एग्जाम से एक दिन पहले तक ही 350 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। अब कंपैरिजन चालू करते हैं। देखिए, तो कंपैरिजन में मैं क्या देखने वाला हूँ कि टाइम रिक्वायर्ड कितना था ये सारी चीज़ें करने का, जो कि मैं अपने मन में होप बना के बैठा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा एग्ज़ाम तक। तो रिक्वायरमेंट कितनी थी? 600 घंटों की। टाइम अवेलेबल कितना है? 350 आवर्स। तो क्या कर रहे हो आप? सपने देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। कभी भी नहीं कर पाओगे वो चीज़ जो आप करना चाह रहे थे। और एंड में होगा क्या, जब लास्ट एक मंथ बचा होगा, लास्ट के 20 डेज बचे होंगे, उस टाइम पे आपको सारे के सारे गोल्स अचीव होते नहीं दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा रिविजन भी बची है, आरटीपीज भी बचे हैं, एमटीपीज भी बचे हैं। पैनिक करोगे, कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को स्पॉइल करोगे, एग्जामिनेशन स्पॉइल करोगे। तो उससे बेटर तरीका क्या है? स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया जाए, देख लिया जाए कि आप सही ट्रैक पे नहीं हो। कैसे सही ट्रैक पे नहीं हो? टाइम अवेलेबल इज़ वेरी लेस व्हेन यू कंपेयर इट विद द टाइम रिक्वायर्ड। तो कैसे इस चीज़ को सही करा जाए? कैसे इक्वेशन को हम सही करें इस तरीके से कि टाइम अवेलेबल बिकम्स ग्रेटर देन टाइम रिक्वायर्ड। दो ही तरीके हैं, या तो टाइम अवेलेबल को बढ़ाओ या फिर टाइम रिक्वायर्ड को गिराओ। तो पहली हमेशा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए टाइम अवेलेबल को इंक्रीज़ करना। कैसे इंक्रीज़ करा जा सकता है? इफेक्टिव स्टडी आवर्स जो भी आप पुट इन कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करो ना। 5 घंटे की जगह इसको 10 घंटे अगर मैं कर दूँ तो फिर देखिए क्या होगा। जैसे ही मैंने इसको 10 आवर्स करा तो उस केस में एवरी डे आई विल बी पुटिंग इन द टाइम ऑफ 10 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 70 डेज, आई गेट अ फिगर ऑफ 700 आवर्स। अब मेरे पास एग्जामिनेशन तक 700 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। रिक्वायर्ड कितने हैं? सिर्फ 600 घंटे। क्या आप चीज़ें सही हो गई हैं? बिल्कुल सही हो गई हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि कितने आवर्स मुझे पढ़ना पड़ेगा फॉर द सिचुएशन टू बी नॉर्मल, फॉर मी टू बी एबल टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स जो कि मैं एस्पायर कर रहा था कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ऐसे हम इस प्रोसेस से पता लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको इफेक्टिवली पढ़ने होंगे। और हमेशा गोल क्या होने वाला है? गोल यही होने वाला है कि इतने आवर्स पुट इन करो कि टाइम अवेलेबल ऑलवेज बिकम्स ग्रेटर देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन कुछ केसेस में दिक्कत क्या आएगी, कुछ बच्चे प्रैक्टिकली जब इस टाइम टेबल को बनाएंगे उनको दिखेगा क्या कि सर हमने सब कुछ कर लिया, 10 घंटे की जगह हमने इसको 15 घंटे भी कर लिया, स्टिल जो भी टाइम अवेलेबल निकल के आ रहा है इट इज़ नॉट इक्वल टू और मोर दैन टाइम रिक्वायर्ड। अब इस केस में क्या करें? इस केस में आपको टाइम रिक्वायर्ड कम करना पड़ेगा इक्वेशन को सही करने के लिए।
और इसको कम कैसे करा जाए, आपको चीज़ें काटनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर काटने होंगे, उसके बाद आप आरटीपीज काट सकते हैं, फिर आप रिवीजन थोड़ी कम कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लासेस हटा सकते हैं कि क्लासेस की जगह सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें, सिर्फ उन चीज़ों की सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कम इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको चीज़ों पर कट डाउन करना पड़ेगा। इट इज़ नेवर एडवाइजेबल कि कुछ भी आप कट डाउन करें। प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, पढ़ना सब है, लेकिन जब बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, कुछ ना कुछ छोड़ना ही है, तो रादर देन लीविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और रादर देन लीविंग द अमेंडमेंट्स, क्या करो, एमटीपीज छोड़ दो, आरटीपीज छोड़ दो। तो उस टाइम पे अलग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी जाती है। बट द होल आइडिया बिहाइंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वॉज टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, और वो रियलिटी चेक आपको कैसे मिलेगा जब आप टाइम रिक्वायर्ड को कंपेयर करेंगे अपने टाइम अवेलेबल के साथ। तो फाइनली इस चीज़ की बात करते हैं कि जैसे ही हम ये डिटर्मिन कर लेते हैं कि कितने स्टडी आवर्स हमें देने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन डेट तक सारी की सारी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उतने स्टडी आवर्स स्प्रेड कैसे करे जाए, यानी कि पूरे दिन में उतनी इफेक्टिव स्टडी निकाली कैसे जाए, उतना पढ़ा कैसे जाए। तो उस टाइम टेबल की बात करते हैं। जब टाइम टेबल बनाने की बात आती है, उस टाइम पे मैं कभी भी ऐसी सजेशन नहीं देता कि 7 बजे उठो, 8 बजे तक फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद 8 बजे से पढ़ाई करने लग जाओ, 8 से 11 आप पढ़ाई करेंगे, 11 से 12 आप ब्रेकफास्ट खाएंगे, वगैरह वगैरह। इतने रिजिड टाइम टेबल्स कभी भी कोई भी इंसान अचीव नहीं कर पाता। मैं तो प्रैक्टिकली कभी भी अचीव नहीं कर पाता था। और जैसे ही एक चीज़ आप मिस करेंगे पूरे डे में, आपने जो भी टारगेट बनाया था 8 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, अगर 8 बजे जो आपने टारगेट बनाया था करने का वो आप मिस कर जाएंगे, आप क्या देखेंगे, आगे आने वाली जितनी चीज़ें थी धड़ाधड़ एक एक करके सारी मिस होते जाएंगी और पूरा का पूरा टाइम टेबल रखा का रखा रह जाता है। इसीलिए आई नेवर डिफाइन फॉर माई पर्टिकुलर टाइम टेबल्स कि मुझे इस टाइम पर ये करना है। मैं एक बस ब्रॉड स्ट्रक्चर डे का बनाता हूँ कि पूरे दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे फ्रेशन अप और इन सब चीज़ों पे देने हैं, इतने घंटे खेल कूद पे देने हैं। बस एक ब्रॉड स्केड्यूल माइंड के अंदर होता है और उसके पीछे आगे पीछे पोजिशनिंग कर देता हूँ कि इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। टाइम कभी भी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करता कि 7 बजे दिन चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 की जगह अगर आप 8 बजे तक सोते रह गए, पूरा स्केड्यूल पूरे दिन का हिल जाएगा। तो कैसे बनाना है स्केड्यूल को, ये देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने स्टडी आवर्स आपको देने की ज़रूरत थी। लेटेस्ट से इसी स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं जिसको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत थी। तो लिखिए कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत थी, 10 आवर्स। कितने घंटे सोने की ज़रूरत है, स्टूडेंट से पूछा गया, स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे 6 घंटे सोना है। तो दोनों को ही आप स्प्लिट कर लीजिए 2 पार्ट्स में। ऐसा क्यों करा जा रहा है मैं आपको समझाऊंगा। अब समझिए ऐसा करा क्यों गया। देखिए, मेंटली आपके दिमाग को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे और 10 घंटे पढ़ भी जाएं, उसके लिए एक मैंने मेंटल कंडीशनिंग की आपको टेक्निक बताई थी पिछली वीडियो के अंदर। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मेंटली वो वीडियो आपको प्रिपेयर कर देगी कि आप 10 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन फिजिकली भी तो बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो 10 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ाई कर पाए। क्या प्रैक्टिकली कोई भी इंसान स्टडी टेबल पे बैठ के एट अ स्ट्रेच 10 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप इतनी देर के लिए एक बार में स्टडी टेबल पे बैठेंगे, बैक कभी ना कभी तो जवाब दे ही जाएगी। तो उस मोमेंट पे ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि फिजिकली भी अपनी बॉडी को आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा कर पाए। कैसे करें? स्प्लिटिंग करके। तो जो स्प्लिटिंग मेथड है वो मैं कैसे यूज़ करता था, मुझे अगर 10 घंटे की पढ़ाई करनी है उसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता था। पहले 5 घंटे की पढ़ाई करता था, फिर 3 घंटे सो जाता था। क्यों? जैसे ही 3 घंटे सोऊंगा रेस्ट भी हो जाएगा, जो नींद चाहिए थी वो नींद भी मिल जाएगी, और 3 घंटे के बाद जब मैं उठूंगा बहुत ज़्यादा फ्रेश उठूंगा, बॉडी में पेन भी नहीं होगा, मेंटली भी प्रिपेयर्ड होऊंगा दोबारा 5 घंटे पढ़ने के लिए। तो 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे सो जाऊंगा, जागूंगा, जल्दी से फ्रेशन अप होऊंगा, उसके बाद 5 घंटे दोबारा पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे सो जाऊंगा, और अब जब मैं जागूंगा उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मस्ती करूंगा। जो भी टीवी देखना है, कुछ भी करना है, खेल कूद करनी है, जो भी करनी है वो करूंगा। यानी कि अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा किस चीज़ के लिए, जो भी मेरा डे का टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। और अगर टारगेट अचीव नहीं करा तो जैसे कि मेंटल कंडीशनिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, रिवॉर्ड अपने आप को नहीं करना है, तभी आप अगले दिन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो मेंटल कंडीशनिंग, फिजिकली अपनी बॉडी को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें साथ में चलेंगी और सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे, तभी ये सारे टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, आपको पता रहेगा कि जितने भी नंबर ऑफ आवर्स आप पुट इन कर रहे हैं, दोज आर सफिशिएंट फॉर यू टू सिट इन द एग्जाम्स, और एग्जामिनेशन डेट से पहले सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए दोज मेनी आवर्स आर सफिशिएंट। और ये जो एंग्जाइटी होती है कि 2 महीने बचे एग्जाम से, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा सिलेबस कंप्लीट, ये एंग्जाइटी ही आधे से ज़्यादा खा जाती है बच्चे को। ये एंग्जाइटी आपको नहीं आने वाली, बिकॉज आपके प्लान से आपको पता चल रहा है एग्जाम 3 महीने दूर भी है, तो मैं जितने भी नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, दोज मेनी आवर्स आर सफिशिएंट फॉर मी टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं तो मेरे हिसाब से 2 फायदे आपको होने वाले।
सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भाई साहब इतने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स आपको डेली बेसिस पे इफेक्टिवली निकालने की ज़रूरत है। अगर नहीं निकालोगे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। एंड दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर एनीवन हु इज़ सीरियस फॉर क्लियरिंग देयर सीए एग्जाम्स। और उसके साथ साथ आपको दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाने का तरीका मिल जाएगा जो टाइम टेबल आपका प्रैक्टिकल भी होगा, अचीवेबल भी होगा। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रहे होंगे कि आज लिख दिया टाइम टेबल 7 बजे उठो, 8 बजे ये करो, 9 बजे ये करो और 3 दिन बाद उसको भूल गए। अब फाइनली मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप इस वीडियो को देख के जो भी मैंने आपको तरीका बताया उससे आप टाइम टेबल बनाते हैं तो एक चीज़ को कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम जब भी आपने कॉम्पिटिशन्स करी, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम अवेलेबल निकल के क्या है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि टाइम टेबल बनाने के टाइम पे आपको कैसा रियलिटी चेक देखने को मिला, आपकी पोजीशन क्या थी ऑन द डे दैट यू मेड दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स। बाय बाय।